अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। पहले इलेक्शंस होते नहीं थे, हो गए तो मुतनाज़े क्यों हुए, मुतनाज़े हो गए तो धांधली क्यों हुई, धांधली हुई तो धांधली किस कदर हुई, सिलेक्टिव हुई या टोटल हुई, और टोटल हुई तो फिर इसके ऊपर री इलेक्शन के लिए कोई बात क्यों नहीं कर रहा। री इलेक्शन की तरफ नहीं जाना है, लेकिन हर किसी ने हुकूमत बनानी है। नून लीग अपनी तरफ से नंबर पूरे करने के चक्रों में है, तो साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी काफ़ी सीरियस नजर आ रही है। वो उन्होंने अपने नाम भी आज दे दिए हैं, और ये अलग बात है कि अयूब खान साहब के पोते अयूब खान उमर अयूब साहब अब प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होंगे। उनको इसी खानदान में से एक आमिर के खानदान से उनको ये रेलेवेंट फिगर मिला है फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की नामजदगी के लिए। इंशाअल्लाह ताला बलोचिस्तान में हमारा सीएम का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। केपीके में अभी सिर्फ स्पीकर का फैसला हुआ है। इंशाअल्लाह ताला केपीके में स्पीकर की उम्मीदवार खान साहब ने नामजद किया है आकिबुल्लाह साहब को। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इंकशाफात करने का दौर शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे, फिर उन्होंने नून लीग को भी ये एडवाइस किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अब मैदान में शायद फैसले होंगे, क्योंकि ऐवान में तो हो नहीं रहे। और जो उन्होंने रिश्वत से लेकर और भी चीज़ों तक के इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर लगा दिए। लेकिन आज एक नया इंकशाफ उन्होंने किया है, और वो क्या है? अदम एतमाद आइडिया किसका था? हमारी पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से एक्सपोज हो रही है, जिस तरह से मौलाना साहब आज एक्सपोज हुए हैं, लगता तो यही था कि मौलाना साहब शायद कुछ डिफरेंट किस्म की सियासत करते हैं। लेकिन मैं आज ज़ाती तौर पर बड़ा अफसोस फील कर रही हूँ कि अगर कोई गैर जमहूरी अपने पैराए में रहकर उनको जमहूरी तरीका सिखाए किसी की हुकूमत को घर भेजने का, तो उसको क्या कहा जाता है। और फिर वाकई क्या बात जनरल बाजवा साहब ने ही अदम एतमाद लाए थे, इमरान खान साहब ठीक रहते थे। अब ये तमाम तर चीज़ें ऑफकोर्स आर नाउ ओपन, और ये किस तरह से लेके जाएंगी हमें आगे, कितना मुस्तहकम करेंगी इस मुल्क को और कितना मुस्तहकम करेंगी इस पार्लियामान को, ये देखना बाकी है। ये मत भूलिए कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 8 तारीख को भी हारे और 9 तारीख को भी हारे। बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जो 8 तारीख को हारते हारते 9 तारीख को जीत भी गए। तो जो 8 तारीख को हारे, अगर आप उनमें देखें तो ऐसा आपको नजर आएगा कि सिलेक्टिव किस्म की धांधली हुई है। जो थोड़ी बहुत जमहूरियत पसंद कुव्वतें थी, आवाजें थी, कुछ सेम्बलेंस ऑफ रियलिटी कुछ था, तो वो अब खत्म हो गया है। अब उस कम अज कम उन लोगों की जगह इस पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। तो जो लोग इस पार्लियामेंट में बैठेंगे वो क्या फैसले करेंगे और क्या फैसले करवाएंगे, और कौन उनसे फैसले करवाएगा। सो इट वोंट बी एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन, चाहे वो पीडीएम पार्ट 1 हो, चाहे ये उसके बाद काकड़ साहब की हुकूमत हो। तो अब पपेट्स होंगे और यही पार्लियामान का निज़ाम चलाएंगे। लेकिन इस निज़ाम को चलाने के लिए बहुत ईगर हैं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हम मुलाकात कर रहे हैं। आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई। एक दौर मुकम्मल हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का, तो दूसरा दौर मुलतवी हो गया, क्योंकि दोनों ने अपने अपनी क़यादत को जाके अपनी पोजीशन बतानी थी। और उस दौरान हुआ ये कि एक इंडिपेंडेंट इनके पास भगकर से आ गया पीपल्स पार्टी के पास, तो वो खुश हो गए। कुछ इंडिपेंडेंट्स उनको मिल गए, वो खुश हो गए। दूसरा दौर कल तक के लिए मुलतवी हो गया। और एक मुलाकात आज जॉर्ज शुजात हुसैन साहब ने परवेज इलाही साहब से की है नटियाला जेल, और उन्होंने बहुत 2-2.5 घंटे की मुलाकात थी, जिसमें चौधरी सालिक साहब भी मौजूद थे, चौधरी शाफे साहब भी मौजूद थे। और कहा जाता है ये एक निजी पर्सनल किस्म की मीटिंग थी, नॉट केस में पॉलिटिकल बातें नहीं हुई होंगी, लेकिन था ये पर्सनल मामला। लेकिन ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती चली जाएंगी जैसे जैसे ये हम अब देखेंगे हाउस ऑफ कार्ड्स कैसे बनेगा और कैसे बिखरेगा। और इस प्रोग्राम में हम मजीद जाके आगे मौलाना साहब के पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कस करेंगे। पर हम इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं मोमिन साहब, सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोमिन साहब। मोमिन साहब, ये बात तो क्लियर हो गई कि नून लीग से कोई बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं करनी। सो नाउ अगर आपको नंबर वाज़े तौर पर, अगर आपकी अक्सरियत है जो कभी आप 150 170 कहते हैं, और अगर फॉर्म 45 और 47 मैच नहीं कर रहे हैं और ये आपके मामलात कुछ दुरुस्त हो जाते हैं, तो आपको शायद ये आपका जो मैजिक नंबर है पार्लियामेंट में वो आपको मिल जाए और आपके उमर अयूब साहब प्राइम मिनिस्टर के लिए हो जाए। लेकिन मुमकिनात में से नहीं है। मुमकिनात में से यही है कि पीपल्स पार्टी से थोड़ी बहुत बात कर लेंगे तो शायद आप हुकूमत उनके साथ बनाने में कामयाब हो जाए। वो आप नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी सना जी। इस तरह है कि हमारी कोशिश, जो पहली अवलीन कोशिश है वो ये है कि जो हमारा हक, जो अवाम ने हमारे ऊपर ट्रस्ट रिपोज किया था, हम उसको लें और उसके लिए जद्दोजहद करें। इससे पहले कि जब असेंबलीज़ की बारी आए
और उनके अंदर लोगों को बुलाना शुरू कर दें। और ये याद रखें, एक जल्दी ये भी हो रही है, आपको पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम का पता है, तो उस बेसिस पे फॉर्म 49 एकदम डाल दिया है बहुत सारी जगहों पे। अभी ये याद रखें कि जुडिशरी ने कहा था, हाई कोर्ट्स ने कहा था कि अभी फॉर्म 49 ना अनाउंस करे, होल्ड कर दे, लेकिन बाज़ जगहों पे बैक डेट पे भी एक दिन पहले भी फॉर्म 49 कर दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर कोई करना चाहे तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और वो हो रही हैं। ठीक है, अब हमारा ये अंदाज़ा है, और हमारा नहीं, बहुत सारे लोगों का ये अंदाज़ा है। आपने अभी देखा है कि उस्मान काकड़ साहब के बेटे जो है खुशहाल काकड़, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है। आप बाकी सारे लोगों को देख लें, GDA वालों को देख लें, जमात इस्लामी को देख लें, आप यहाँ तक देख लें कि तहरीक लब्बैक ने यहाँ तक कहा है कि वो जिस जिस हल्के में वो लोग शामिल हैं, उनके कैंडिडेट शामिल हैं और उनके फॉर्म 45 हैं, वो हमारे साथ मिल के उसको सबमिट कराने के लिए तैयार हैं, ताकि पता चल जाए कि हमारे फॉर्म 45 असली हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फॉर्म 45 असली हैं। तो उन लोगों ने यहां तक करे, जहां पे जमात इस्लामी वाले हैं, उन लोगों ने अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ करना शुरू कर दिया। अब ये सारी चीजें जो हो रही है पाकिस्तान में, ये पहली बार हो रही हैं, और उसकी वजह यह है कि पहली बार लोगों ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा जो इंपैक्ट है, जो आवाम के वोट की ताकत है, उसका इंपैक्ट देख लिया है। इसके बावजूद कि उनको एक हल्के में 2-2 सिंबल दिए गए, वो लोग बाकायदा गए हैं, उन्होंने उन सिंबलों को टटोला है और वहां पे वोट दिया। इसके बावजूद कि आपको पता है कि मैं आपको एक बात बता देता हूं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो लाहौर में थे, उन्होंने कभी किसी और जगह पे गए नहीं है, उनका वोट मानसेरा में किसी का, वो एक लड़का है लाहौर में, उसने कहा मेरा वोट मानसेरा में डाल दिया इन्होंने, और वो स्पेशली मानसेरा गया वोट डालने के लिए। हमारे पास एक डॉक्टर हैं, वो कराची में रहती है, वो कभी इस्लामाबाद नहीं रहे, उनका वोट इस्लामाबाद में डाल दिया है। तो इस किस्म की चीजें भी बहुत सारी हुई हैं। किस जगह पे ये है, अच्छा, फिर चूंकि उस दिन उन्होंने GPRS वगैरह भी बंद किया हुआ था, उन बाकी तो उन दिनों में मैं चला गया हूं, एक लेट्स से मुझे एक दिन पहले बताया गया था कि मेरा इस जगह पे वोट है, उस दिन गए तो उन्होंने वो पोलिंग स्टेशन चेंज किया हुआ है, अब मैं दूसरा पोलिंग स्टेशन कहां ढूंढूं फिरूं, तो वो अपनी जगह पे मसले थे। इन सब चीजों के बावजूद अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद निकली है और इन्होंने सबको शॉक कर दिया। आप सब लोग, मैं हर एक चैनल देख रहा था, मैं PTI के मेन ऑफिस में था, वहां देख रहा था, हर एक चैनल, हर वो बड़ा क्रिटिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये कहने पे मजबूर हो रहा था कि ये पाकिस्तान, और मैं बात कर रहा हूं 5% 10% की बात टाइम पे नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रात के 2, 2:30, 3 बजे, जब 30%, 35% और बाज़ जगहों पे 40% है, जहां मियां नवाज शरीफ हल्का 130 में हार रहे थे, उस वक्त मेरे ख्याल में वो कोई 45% या 50% का वो था, जिसमें यास्मीन राशिद साहब के 80,000 के करीब या 70,000 के करीब वोट थे। चले वो मानसेरा की सीट हार गए, ठीक है, ये बातें हो गई, ये बात हो गई, ठीक है। मोहम्मद साहब बहुत बहुत अच्छा, बहुत रिकॉर्ड कायम कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बड़े लोग आए, बड़े नंबर्स में आए, खवातीन आई, यंग वोटर्स आए, बिल्कुल ठीक है। अब आपको मैंडेट दे दिया है, वो मैंडेट आपको खैबर पख्तूनख्वा में पक्का दे दिया है, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो जिनसे आप बात करने के लिए रजामंद है, यानी कि JUI के मौलाना फजल रहमान साहब, वो क्या इल्जाम लगा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पर? जी, वो ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ने बनाए हैं, और जाहिर है पूरे वोटिंग जो टेक्निक्स हैं उनके उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में इतना वोट था नहीं जितना पड़ा है। तो इस मुराद में आपकी पार्टी मौलाना फजल रहमान से क्यों बात करना चाहती है? क्योंकि आपके और उनके तहफ़्फ़ुज़ात एस्टैब्लिशमेंट से एक है, या और कोई भी चीज़ आपकी मुश्तरक है? देखिए, इस तरह यह है कि हमें पता है कि वो KP में, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही खड़े हो रहे हैं। हमें उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ का या ये कहता है कि हम लोगों ने इलेक्शन में कोई धांधली की है, तो वी आर रेडी कि हम उनके साथ जाके अदालत में अपने फॉर्म 45, उनके फॉर्म 45 और किसी थर्ड पार्टी के जो कि उधर बाय स्टैंडर्ड था, मतलब लेट्स से वो 3rd नंबर पे आए या 4th या 5th नंबर पे आए, हम उनके भी फॉर्म 45 लेकर मिलाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो हम उस जगह पे हैं, लेकिन हम उनके साथ मिल इसलिए रहे हैं कि हमारा मकसद ये है, जो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करता हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात। हमारा मकसद ये है कि हम लोग
कोई तरीका ऐसे निकाले कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों कि जिसको हर एक कर सके। अब उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, जिसका मतलब ये है केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसका मतलब ये है इलेक्शन कमीशन, जिसका मतलब ये है कि ये सारी गवर्नमेंट जो होती हैं ये, या इंक्लूडिंग सर्टन जजेस जो कि वो करते हैं, इस चीज से चीजें बालातर हो जाए, ज्यादा उस चीज की तरफ नौबत ना जाए जैसे बाकी मुल्कों में होते हैं। अब वो सारे हम पे हंस रहे हैं, क्या ये अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के हर एक इलेक्शन के ऊपर सारे हम पे हंस रहे होते हैं? इंडिया के ऊपर इतने ज्यादा होते हैं, उनके 6-6 दिन बाद इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे होते हैं, उन पे कोई नहीं हंसता है। तो क्या हम लोग ये नहीं कर सकते? और हम लोग क्यों नहीं कर सकते? उसको करने के लिए हम सब ने मिल के करना है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों को पता है कि इसमें एक एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल अदा करती है। हमें इन सब एस्टैब्लिशमेंट और हम सब ने मिलके इस चीज नहीं, आपके और मौलाना आपके बानी पीटीआई आपको ये कहते हैं कि आप एएनपी से एंगेज करें या आप जेयूआईएफ से एंगेज करें। मैं ये जानना चाहती हूं, जहां पे आपकी सबसे बड़ी लीड है उस प्रोविंस में जहां आपको लीड मिली है, जहां पे आपके मौलाना साहब को आपके गंडापुर साहब ने बहुत खैर पख्तूनख्वा, मैंने कहा ये जो आपको जहां मेजर लीड मिली है खैबर पख्तूनख्वा में, आप वहां पर एएनपी और जेयूआईएफ को एंगेज करें, यही बात हुई है। तो गौहर साहब क्यों एंगेज करना चाहते हैं मौलाना साहब को? और मौलाना साहब तो सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, तो क्या पीटीआई अवाम का मैंडेट एक बार फिर सड़कों पे आकर जाया करना चाहती है या इंतजार करेगी कोई और तरीके का? देखिए इस तरह है, दो चीजें हैं। स्टेज वाइज कर लेते। अभी जब हाउस को बुलाया जाएगा तो सारे हाउस में जाएंगे, ठीक है, दैट्स वन थिंग फॉर श्योर के हम लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। अब पार्लियामेंट को बुलाने से पहले का जो टाइम पीरियड है जिसमें इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट, ये वो टाइम है जिसमें हम लोगों ने चैलेंज करना होता है और ये लीगल प्रोसीजर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है। इस दौरान में हम लोगों ने अपना वो किरदार जो हम लोग कर सकते हैं ताकि हम इस प्रोसीजर से एक्सक्यूज मी गुजर के और वो जो हल्के जो हमारी नजर में हमसे छीने गए या किसी और की नजर में उनसे छीने गए हैं, वो उनको वापस दे दिया जाए बेस्ड ऑन फॉर्म 45। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें वैसे ही दे दो, हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास सबूत है। तो सबूत की बेसिस पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारती है तो उसको मोहम्मद साहब, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रही कि आप मौलाना साहब से क्या चाहते हैं। मैं राशिद सुमरो साहब ने ज्वाइन किया है। ओके, लेट मी स्टॉप यू राशिद सुमरो साहब ने ज्वाइन किया जेयूआईएफ से। बहुत शुक्रिया राशिद सुमरो साहब। ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि इस बात की तस्दीक तो हो गई है कि गौहर साहब ने राब्ता करने की कोशिश की है, मौलाना साहब ने कहा जरूर आई है, तो इस बात की तस्दीक तो हो गई है कि मुलाकात करने के लिए हामी भर ली गई है। क्या मुलाकात का कोई वक्त तय हुआ है? सिर्फ हामी नहीं, अभी पीटीआई का वफद मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंच गया है मुलाकात के लिए। जहां तक बात है जी तो आप ये खबर दे रहे हैं कि पहुंच गए। अब जरा ये भी बताइएगा कि क्या व्हाट आर द सेलिएंट फीचर पॉइंट्स क्या होंगे, किस बात पे बात होगी या अभी या शुरू होगी बात? ये तो देखेंगे कि पीटीआई का वफद कहना क्या चाहता है, वो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब से डिमांड लेकर आया है, क्या चाहता है। जब उनकी बात आएगी तो उसके बाद उस पर गौर किया जाएगा। सर, उस वक्त में कौन कौन है पीटीआई से गौहर साहब के अलावा? असद कैसर साहब की सरबराही में वफद है जो अभी पहुंचा है, अभी दाखिल हुए हैं वो मौलाना साहब के घर में। आमिर डोगर साहब भी हैं, उमर नियाजी साहब भी हैं, बैरिस्टर सैफ साहब भी हैं, काफी लोग हैं उसमें। असद कैसर साहब की क़यादत में वफद पहुंचा है अभी। ठीक है। अच्छा, अब मौलाना साहब ने अभी एक हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है अब नदीम मलिक साहब को, उन्होंने यहाँ पे कहा कि अदम एतमाद लाने वाले तो फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा थे। उन्होंने कहा था कि कोई पार्लिमानी तरीका निकालिए और फिर उन्होंने फिर इस पर सबने हामी भर ली, लेकिन वो इसके हक में नहीं थे। क्या इस बात की आप तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम की 2 दिन मरकजी मजलिस आमला का इजलास हुआ और उस मरकजी मजलिस आमला के इजलास के फैसलों का निचोड़ मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो मौलाना साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, हम समझते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम को 2002 के बाद रफ्ता रफ्ता दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और हमें सजा सिर्फ इस चीज की मिल रही है कि हम एक मजहबी जमात को लीड कर रहे हैं, मजहबी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, फलस्तीन की बात कर रहे हैं, किबला अव्वल की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। कि मौलाना साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन छोड़ के काबिल पहुंच गए थे,
हमने ट्रस्ट का किरदार अदा करना है, हमने क्या करना है, ये फिर बाद में हम तय करेंगे कि हमने करना क्या है। सियासत तो कम से कम छोड़ देंगे। फिर जो जमहूरियत में जिसको लाया जाता है, कभी एक लाडला होता है, कभी 4 लाडले होते हैं, चलाएं फिर लाडले मुल्क। तो ये इस वक्त लाडला कौन था आपकी नजर में? क्योंकि किसी को भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली, लाडलों को अक्सरियत न मिले, ऐसा जरा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा अब जरूरत यही है कि अक्सरियत के बगैर दिया जाए ताकि सबकी जरूरत पूरी हो। 2018 में इमरान अहमद खान न्याजी साहब लाडले थे। अब इमरान अहमद खान न्याजी साहब के साथ साथ जो है वो पीटीआई के वर्करों का गुस्सा कुछ कम करना था और बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर शिद्दत बढ़ गई थी, तो एक लाडला केपीके में रखा गया। 2013 की पोजीशन पे वापस लाके एक लाडला अंदरून सिंध का, एक लाडला कराची का और एक लाडला पंजाब का, 4 लाडले आ गए आपके सामने। अच्छा, ये अली अमीन गंडापुर साहब को जो कि इन्होंने नामजद किया है एज चीफ मिनिस्टर के खैबर पख्तूनख्वा, उनको तो बहुत लीड से मौलाना साहब को हराया है और ये तो हम बार बार देख रहे हैं कि मौलाना साहब धांधली का जिक्र भी कर रहे हैं। तो क्या ये एक शर्त हो सकती है मौलाना साहब की तरफ से? ये एक शर्त हो सकती है मौलाना साहब की तरफ से कि केपी का भी नहीं है? मौलाना साहब असेंबली में बैठे हुए हैं, ये कहना कि मौलाना साहब को हरवाया है, आप हल्के खुलवाएं। जो हल्के हम कह रहे हैं, अगर वाकई साफ और शफाफ इंतखाबात हुए हैं जिसकी दावा इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो हल्के खोले, 10-15 हल्के खोले, अंगूठे चेक कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारा दावा यह है कि मौलाना साहब के हल्के पर, लाड़काना में मेरे हल्के पर 50-50 हजार जाली वोट डाले गए हैं। अगर नहीं डाले हैं और बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है तो आप अंगूठे की तस्दीक करवा लें। अगर नहीं, एक अंगूठा भी जाली नहीं निकला तो हम आपके नताइज को कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर 50,000 जाली वोट निकलते हैं तो फिर हमारे मुतालबा को तस्लीम कर लिया जाए। अच्छा, आपके मौलाना साहब के साथ आपके वफ्त में कौन शामिल है? अगर आप हमें थोड़ी सी खबर दे सके वहां की कि क्या सूरत हाल है, उनके मद्दे मुकाबिल कौन बैठा है? मौलाना साहब अकेले हैं या कोई और भी है साथ? गफूर हैदरी साहब है? जी, गफूर हैदरी साहब, असलम गौरी साहब, काफी लोग मौलाना साहब के साथ हैं। ठीक है, और ये मुलाकात कब तक जारी रहने का इम्कान है? आपको क्या लगता है, कोई नतीजा खेज होगी या इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब तो मेजबान है और मेहमान घर आता है तो उससे नहीं पूछा जाता कि आप कितनी देर के बाद जाएंगे, तो अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर कितनी देर बैठेंगे। खुश आमदेद। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच राशिद सुब्रो साहब, आपने वक्त दिया। यहाँ पर वक्फा लेने जा रहे हैं। मोहम्मद साहब, आपने सुन लिया कि वक्त पहुंच गया, अपनी खबरें कलेक्ट करें, मैं भी करती हूँ। वक्फे के बाद आते हैं तो थोड़ा सा करंट सिचुएशन में बात करेंगे, कौन किससे मिल रहा है और कहाँ तक मुलाकात पहुंची। आफ्टर द ब्रेक। अब से कुछ घंटे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसको असद कैसर साहब ने हेड किया और उसमें बैरिस्टर सैफ साहब को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ANP और JUIFA को एंगेज करना है। बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि JUIFA से आज ही मुलाकात करनी है, मौलाना साहब से आज ही मुलाकात करनी है और कर रहे हैं। एक वफ्द जो है वो असद कैसर साहब की सरबराही में पहुंच चुका है मौलाना साहब के घर पे। मौलाना साहब मेज़बान है और PTI का जो वफ्द है वो मेहमान है। कुछ पाकिस्तान के JUIFA के लोग भी शामिल हैं और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर वहाँ पे लोग शामिल हैं, बैरिस्टर सैफ समेत, असद कैसर साहब समेत। अब क्या मामलात होते हैं, क्या बातचीत होती है, वो तो अब आपको वक्त के साथ पता चली जाएगी। लेकिन मोहम्मद साहब, ANP ने तो आप लोगों से बात करना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा किसी स्टेज पर भी वो आपके साथ किसी भी मामले पर बात नहीं करना चाहते, बट JUIFA हैज़ बिन वेरी वेलकमिंग। कम अज़ कम मौलाना साहब ने तो अब देखें, अब वक्त उनसे मुलाकात भी कर रहा है। क्या आपको लग रहा है नतीजा निकल सकता है इन मुलाकातों का? देखिए जी, अभी तो ये मुलाकातें हो रही हैं और अपनी जगह पे हो रही हैं और बेसिकली इन मुलाकातों का जो मेरी नज़र में जो मकसद होना चाहिए था, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें, मैं अगर एडवाइस दूं तो मैं JUI के साथ मुलाकात के हक़ में नहीं हूं। मैं पर्सनली उसके हक़ में नहीं हूं। हाँ, पार्टी का डिसीजन है, आई रिस्पेक्ट दैट थिंग, लेकिन मैं नहीं हूं। और उसकी एक वजह है कि ये वो किसी ज़माने में जो पेंट हाउस पायरेट्स थे वो आज के दिन में मैंडेट थीव्स हैं और JUI ने उनके साथ काफ़ी देर शराकत की है और हमारा एक उसूली इख्तिलाफ था। और ये याद रखिए, आज मौलाना साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की है। उन्होंने वो जो साइफ़र केस का जो हमारी बात जिसको हम सारे लोग कहते थे कि वो एक नैरेटिव है, उन्होंने उस चीज़ को, वो कहते ना, इमरान खान हमेशा कहता था अल्लाह उल हक है, और वो हमेशा जो अगर कोई सच्चाई पे खड़ा होता है वो उसको ज़रूर इज्जत देता है। तो इमरान खान ने जो कहा था
आज उनको अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू कर दे मौलाना साहब की इस बात के बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली साइफर केस कोई झूठा नहीं था, वो वाकई इसी तरह ही था, हुआ इसी तरह ही है। और इन्होंने उसको बता दिया कि भाई वहाँ से आया, बाजवा साहब को कहा था कि ये कर लो, बाजवा साहब ने PMLN और PPP को कह दिया था और इन लोगों ने कर दिया। मौलाना साहब कहते कि मैं उनके साथ मजबूरन चला गया था, चले गए थे, फेयर एनफ। लेकिन ये बात ज़रूरी हो गई है कि ये सब कुछ हुआ था। अब मसला ये है कि क्या हमें इन लोगों से बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ दो चीज़ें हैं, बात करनी चाहिए तो सबसे करो, एक आध के अलावा मेरे ख्याल में सबसे करो, और अगर बात नहीं करनी, उसूल पे खड़े होना है, तो फिर उनमें से किसी के साथ मत करो कि जो कि ये 3 या 4 मेजर पार्टी थी। मेरे लिहाज में तो सिवाय चंद एक के बाकी वो सारी जो लोटा हो गई थी, जो आपको छोड़कर चले गए थे, आपके इत्यादी थे और इस वजह से चले गए थे। तो वो एक आध कौन सी पार्टी है जो आप समझते हैं जिससे बात हो सकती है? वो एक आध नहीं, वो एक आध कौन सी पार्टी है जमात इस्लामी के? मेरे लिहाज में जमात इस्लामी, मेरे लिहाज में जमात इस्लामी है जिसके साथ आप बात कर सकते हैं। हाँ, MWM के साथ आप बात, और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी मतलब जो बहुत ज्यादा जिनका मैंडेट नहीं है, आप उनके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो लेट्स पुट इट लाइक दिस, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो JUI है, MQM है, और प्रॉब्ली मेरी नज़र में जो क्या बाप पार्टी है, इन लोगों के साथ आपको बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ इन लोगों के साथ बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हमारा एक उसूल होना चाहिए और मैं उस उसूल के ऊपर मैं ये कहूँगा कि हमें नहीं बात करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई इशू है, अगर ये जो मौलाना साहब से बात हो रही है, ये जो मैंडेट के चोर हैं, मैंडेट थीव्स हैं, अगर हम इनके साथ मिलके उसके बारे में कोई बात करें, आई विल एग्री टू दैट थिंग, बट पीरियड। उसके आगे हमारे साथ ऑपोजिशन में उनको बैठने की मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी स्ट्रेंथ है। अगर हमारा एक बंदा भी हो, अली मोहम्मद भी हो, वो एक अकेला काफ़ी है इन सब के लिए। हमारा एक बंदा हो, मरवत साहब हो, वो अकेला काफ़ी है। हमारा एक बंदा हो, वो काफ़ी है। लेकिन हमें उस लिहाज से, मेरी नज़र में हमें उस लिहाज से इनके साथ कोई आगे नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विचारों के साथ हुआ है ना, हाँ, उनके साथ जो हुआ है ना, वो तो अल्लाह माफी दे कि बहुत बुरा हुआ है। मतलब इतना बुरा हुआ है, लेकिन उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने जो अवाम थी उनको तालीम से दूर रखा है। लेकिन एक बात उन्होंने की है, उन्होंने खुद भी कभी तालीम के करीब नहीं गए हैं, और यही वजह है कि आज उनको बड़ी सख्त मार पिट रही है। और ये मार इस वजह से पिट रही है कि वहां से एक बंदे को स्पेशल इंपोर्ट, ये तालीम का फुकदान इस मार से कैसे रिलेटेड है सर? ये तालीम का फुकदान आपने कैसे अखज़ कर लिया, और ये कैसे? देखिए, अगर देखिए इस तरह है तालीम की कमी का इस लिहाज से होता है कि देखें, बात ही हो जाती है जब आप डिसीजंस लेते हैं ना, जब आप चीज़ें देखते हैं, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है ना, वो उनके अंदर शऊर आता जा रहा है। वो अगर उनके अंदर तालीम इल्म नहीं है, तालीम उतनी नहीं है मतलब वो, लेकिन उनके अंदर शऊर बढ़ता जा रहा है और वो उस चीज़ को अच्छे बुरे की तमीज़ करते जा रहे हैं। तो अगर आप कुछ पढ़े लिखे होते तो आप इन चीज़ों को सामने देखते हुए कोई ऐसे डिसीजन लेते कि आप इन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आप इन लोगों को रिपेल ना करते। और रिपेल करने की वजह यह हो जाती है कि जब एक बंदा जिसके पास, लेकिन अब उन्होंने अभी कुछ नहीं खोया। देखिए, उन्होंने पंजाब हासिल कर लिया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर भी बनेंगी, शहबाज शरीफ साहब कोई नहीं हासिल किया, ये कोई अच्छा नहीं किया। आप सोच रही है कि आपका चीफ मिनिस्टर, पंजाब का चीफ मिनिस्टर वो होगा जो ये कहता था? देखिए सना जी, आप सोचें कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर वो होगा कि जो कैनेड में मेरिट पे नहीं दाखला ले सकते, और वो होगा कि जो ये कहता है कि अभी जो दूसरे मुल्क वाले वो आपको साइफर नहीं भेजा करेंगे। मतलब कैन यू इमेजिन कि किस लेवल पे हम आहिस्ता आहिस्ता जाते जा रहे हैं? ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, चलो ये उनका पर्सनल मसला है, ये उनका अपना मैंडेट है, जिसको मर्जी देते हैं दे, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की सबसे बड़ी बात यह थी कि इमरान खान ने जो कहा था साइफर के बारे में वो सच निकला, पीरियड। तो साइफर केस खत्म,
तो आप साइफर केस अमेरिका खत्म, को भी इसके आज बाद आप लोग सब चीजें पुकार रहे हैं, खुद आप अपनी मदद के लिए अमेरिका को पुकार रहे हैं। उस वक्त बेचारा अमेरिका भी बुरा हो गया था, फिर अमेरिका को अब आप पुकार भी रहे हैं कि आओ हमें देखो हमारी कितनी धांधली हुई है, हमारे इलेक्शंस कितने गैर शफाफ और गैर साफ हुए हैं। देखिए इसराइल सना जी के मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमेरिका से हमारा कभी इख्तिलाफ नहीं था, कभी इख्तिलाफ नहीं था। हाँ, हमने जो जिस चीज पे एक बात चीजें होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग इस बात पे हुई थी कि जब एक सवाल पूछा गया था इमरान खान से, एक सवाल पूछा गया था, वो सवाल ये था कि क्या आप अमेरिका को बेसिस दोगे, मिलिट्री बेसिस दोगे अपने मुल्क में? तो इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि हमें एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था जब हम 9/11 के बाद हम लोगों ने अमेरिका के साथ उनके कहने पे सारी चीजें की थी। हमने 80,000 जवान हमने शहीद करवाए थे, हमने 200 अरब डॉलर का नुकसान करवाया था। तो उसको जब सामने रखें तो एक बाशऊर पढ़ा लिखा लीडर यही कहेगा एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, हमें दूसरा जरूर हमें उनके साथ, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आखिर में मेरा एक सवाल ले लीजिएगा प्लीज। आप मुझे बताइएगा कि आप इतने गैर मुतमईन हैं नताइज से इलेक्शन के, तो आप लोग री इलेक्शन कॉल एंड वेलकम बैक। आम इंतखाबात के इस वक्त फैसले के नताइज जो हैं वो किसी को कबूल नहीं है, लेकिन ये हम पर अब एक और जो होशरुबा इजाफा होगा, गैस के नर्ख जो बढ़ने जा रहे हैं 1 फरवरी से, जमात इस्लामी इस पर भी अब प्रोटेस्ट करेगी, लेकिन ज़ाहिर है उस प्रोटेस्ट से किसी को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि गैस 60% ज़ायद ज़रूर आपके इसके नर्ख बढ़ जाएंगे, इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब हुकूमत कौन बनाता है कौन नहीं बनाता, IMF के पास कौन जाता है नहीं जाता, ये मुल्क अब अल्लाह के हवाले है, क्योंकि इन पार्लियामेंटेरियन से तो उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर नंबर गेम किसी के पास है तो सबसे पहले आकर इन मसाइल का हल निकालना होगा, और मसाइल हैं अवाम के, और यही वो मसाइल हैं जिनकी बुनियाद पर आपने वोट लिए हैं। सो लेट्स गेट बैक डाउन टू बिजनेस, वरना फिर इस तरह वक्त बर्बाद ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज प्रोग्राम, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।